राहुल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश तक झुक चुकी थी। वैसे वह अपना सब काम खुद ही कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर कमरे में चली जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राहुल के बेटे दीपक ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राहुल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। दीपक ने कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं। राहुल ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ दीपक, क्यों चिल्ला रहे हो? दीपक ने कहा, कुछ नहीं। राहुल की पत्नी साची किचन में खाना बना रही थी। दीपक ने आवाज़ लगाई, देखो ना, माँ दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। दीपक ने शिकायत भरे लफ्जों में कहा। चाची ने कहा, माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती रहती हो? बेटे का पक्ष लेते हुए बेचारी मालती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राहुल बाजू के कमरे में से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर पर ऊंचा बहुत था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने से थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राहुल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि ये दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने के लिए आई हैं। राहुल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को मालती जी अच्छी तरह से समझ जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बार को चुपचाप सह लेती थी। राहुल बहुत उदास रहने लगा था। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ, आखिर माँ अपने बेटे की यह हालत नहीं देख गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राहुल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं। तभी चाची ने कहा, हम माँ जी के रहने की सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। चाची को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। मालती जी ने कहा, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। राहुल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राहुल बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राहुल के चाचा आ रहे थे। राजेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राहुल, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? राजेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। राहुल लड़खड़ाते हुए कहा, जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था।
साची ने सपाट लहजे से उत्तर दिया। मैंने उनको बहुत समझाया कि यहीं रहो, पर वो है कि किसी की सुनती नहीं। राजेश ने राहुल की ओर देखा तो राहुल ने अपनी आंखें झुका ली। राजेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि मालती जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़े हैं। राजेश दौड़कर मालती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। मालती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राहुल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। राजेश ने राहुल को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, राहुल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। मालती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? राजेश ने साची की ओर व्यक्त से देखा। साची निरुत्तर होकर राहुल को देखने लगी। राजेश ने कहा, आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा राहुल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। इतने सालों का संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। राजेश की आंखों में अश्रुधारा की जलधार बह रही थी। भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। राजेश ने मालती से कहा। राहुल को तो काटो तो खून नहीं था। उसके राजेश चाचू जो उसके सच बताया, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो राहुल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं और है। नहीं, राहुल दौड़ता गया और माँ मालती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राहुल ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। चाची को भी बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मालती से आंख मिलाए। मालती ने साची की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राहुल को डांटते हुआ कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। साची और बच्चों ने मालती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।